नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर। जी हाँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। हमारे पास मातृ मृत्यु दर में गिरावट, भारत का परिप्रेक्ष्य, इस लेख के कुछ अंश हैं। या तो हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ये जो माँ बनने के दौरान महिलाओं की जान जाने की बात है, इसकी हकीकत क्या है, कारण क्या है। और क्या किया जा रहा है, ये भी। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत आंकड़ों से ही करते हैं। 2019-21 का जो आंकड़ा है वो है 93 प्रति 1 लाख जीवित जन। 93। अच्छा। अच्छी बात यह है कि ये पहले से कम हुआ है। हाँ। मतलब 2017-19 में 103 था, हाँ। फिर 2018-20 में 97 हुआ और अब 93। हाँ, गिरावट तो है। हाँ, गिरावट तो है, पर सवाल तो फिर भी वही है कि भाई प्रगति तो हो रही है, ठीक है, लेकिन हर 1 लाख सुरक्षित डिलीवरीज के बीच 93 महिलाओं की जान क्यों जा रही है आखिर। बिल्कुल यही सवाल है, और ये साफ करना भी जरूरी है कि मातृ मृत्यु होती क्या है। हाँ बताइए, मतलब गर्भावस्था के दौरान, या फिर बच्चे के जन्म या गर्भ समाप्ति के 42 दिन के अंदर। 42 दिन। हाँ, 42 दिनों के भीतर अगर किसी महिला की मौत हो जाती है किसी भी कारण से, बस वो एक्सीडेंट या कोई बाहरी कारण न हो, अच्छा। तो ये आंकड़ा दिखाता है कि प्रेगनेंसी कितनी रिस्की हो सकती है। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए ना, राज्यों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। अच्छा, कैसे? पहले हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्य, यानी ईएजी राज्य। अच्छा। इसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और असम आते हैं। यहाँ स्थिति ज्यादा मतलब चिंताजनक है। असम में एमएमआर 167 है, 167। बाप रे। और मध्य प्रदेश में 175। कई राज्य तो 100 से 150 के बीच है। ये तो बहुत ज्यादा है। और दूसरी ग्रुप्स? दूसरा ग्रुप है दक्षिणी राज्यों का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। यहाँ बेहतर होगी स्थिति। हाँ, काफी बेहतर। केरल में तो ये आंकड़ा सिर्फ 20 है। 20? कहाँ 175 और कहाँ 20? जी, बहुत बड़ा अंतर है। कर्नाटक में भी 63 है, जो ईएजी राज्यों से काफी कम है। और फिर तीसरे ग्रुप में बाकी राज्य आ जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में 38, गुजरात में 53। मतलब देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मां बनने का रिस्क लगभग 8-9 गुना ज्यादा है। ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, यह असमानता बहुत बड़ी है। और इन मौतों के पीछे की वजहों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है डेबोरा मेन का, 3 देरी या 3 डिलेस। 3 देरी, ये क्या है? पहली देरी होती है खतरे को पहचानने और मदद लेने का फैसला करने में। कई बार परिवार इंतजार करता रहता है, या पैसे की कमी होती है, या जानकारी नहीं होती। हाँ, या शायद फैसला लेने में ही देर हो जाती है। बिल्कुल, पारिवारिक जड़ता जिसे कहते हैं। हालांकि आशा और एएनएम नेटवर्क और जो सरकारी मदद मिलती है ना अस्पतालों में डिलीवरी के लिए, हाँ, जननी सुरक्षा योजना वगैरह। हाँ, उनसे संस्थागत प्रसव तो बढ़े हैं। लोग अब अस्पताल जाने लगे हैं पहले से ज्यादा। ठीक है, तो पहली देरी कुछ कम हुई होगी। फिर आती है दूसरी देरी, परिवहन की, मतलब स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में लगने वाला समय। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, दूर दराज के गांव हैं, सड़कें ठीक नहीं, गाड़ी मिलने में देर। 108 एम्बुलेंस सेवा ने मदद तो की है, पर पहुंचने में लगने वाला समय अभी भी एक फैक्टर है। और तीसरी देरी? ये सबसे परेशान करने वाली है। अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज शुरू होने में देरी। मतलब हॉस्पिटल पहुंच गए फिर भी देर? कैसे? हाँ। इमरजेंसी रूम में इंतजार करना पड़ सकता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर शायद तुरंत न मिले, खून का इंतजाम करने में वक्त लग जाए, ऑपरेशन थिएटर खाली ना हो या एनेस्थेटिस्ट ना हो, ये सब। ये तो बहुत गड़बड़ है। इसके लिए तो वो एफआरयू बनाए गए थे ना, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो यही था कि एफआरयू में ये सारी सुविधाएं तुरंत, स्पेशलिस्ट केयर, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर सब मिलेगा। पर जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। कई जगहों पर स्पेशलिस्ट के पद खाली पड़े हैं, करीब 66% तक। 66%? जी। और ब्लड बैंक या कम से कम ब्लड स्टोरेज यूनिट की कमी भी जानलेवा हो सकती है, खासकर अगर डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए। अच्छा, तो अगर हम सीधे मेडिकल कारणों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें किस वजह से होती हैं? सबसे बड़ा कारण है पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा खून बहना। अच्छा, पीपीएच। हाँ, होता यह है कि बच्चे के जन्म के बाद यूट्रस को सिकुड़ना होता है, अच्छा। ताकि ब्लीडिंग बंद हो। अगर वो ठीक से नहीं सिकुड़ता तो बहुत खून बह सकता है, और अगर महिला पहले से ही एनीमिक है, मतलब खून की कमी है, तो स्थिति और बिगड़ जाती होगी। बिल्कुल,
इसमें तुरंत खून चढ़ाने की और कभी-कभी तो इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ये सबसे बड़ा कारण हुआ। और दूसरा है बाधित प्रसव, यानी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। बच्चा अटक जाता है। ये क्यों होता है? अक्सर तब होता है जब माँ कुपोषित रही हो या उसकी पेल्विस यानी श्रोणी पूरी तरह विकसित ना हो। ऐसे में सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है। जिसके लिए फिर वही सब चाहिए, डॉक्टर, ओटी, एनेस्थेटिस्ट। बिल्कुल। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। अगर टाइम पर पता ना चले और इलाज ना हो तो दौरे पड़ सकते हैं, माँ कोमा में जा सकती है। इसे एक्लैम्शिया कहते हैं। चौथा है सेप्सिस, मतलब गंभीर इन्फेक्शन। ये अक्सर घर पर हुई अनसेफ डिलीवरी या फिर अवैध गर्भपात के बाद होता है। इन्फेक्शन, हाँ। और ईजी राज्यों में मलेरिया, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई, टीबी जैसी बीमारियां भी इस रिस्क को और बढ़ा देती हैं। ये तो चुनौतियां बहुत साफ हैं, पर इनसे निपटने के लिए कुछ रास्ते, कुछ समाधान भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल हैं। सबसे जरूरी है कि गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन जल्दी हो, उसकी नियमित जांचें हों, कम से कम 4 बार एंटीनेटल चेकअप, और कोशिश हो कि डिलीवरी अस्पताल में ही हो। संस्थागत प्रसव। जी। और अब एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये अनिवार्य है कि हर मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग हो और उसका ऑडिट भी हो। ऑडिट मतलब जांच की मौत क्यों हुई? हाँ, ताकि पता चले कि कहाँ कमी रह गई और उसे कैसे ठीक किया जाए। और क्या राज्यों के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि केरल और असम में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही। ईएजी राज्यों को अभी भी बुनियादी चीजों पर ज्यादा फोकस करना होगा, जैसे डिलीवरी पॉइंट तक आसान पहुंच हो, वहाँ डॉक्टर और नर्स हों, बेसिक दवाएं हों। वहीं जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जैसे दक्षिणी राज्य या महाराष्ट्र, गुजरात, उन्हें इमरजेंसी केयर की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना होगा। वहाँ लोग अस्पताल तो पहुंच जाते हैं, पर शायद हमेशा सही समय पर सही और एडवांस इलाज नहीं मिल पाता। केरला का मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, वो जो आप बता रहे थे, गोपनीय समीक्षा। हाँ, केरल का एमएमआर पहले ही 20 है, जो बहुत कम है, लेकिन वो उसे और कम करना चाहते हैं। तो वो हर मौत की कॉन्फिडेंशियल रिव्यू करते हैं, बहुत बारीकी से जांचते हैं कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। अच्छा। वो अब एडवांस तकनीकों जैसे यूटराइन आर्टरी क्लैंप वगैरह, और यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ जैसे डिलीवरी के आसपास होने वाले डिप्रेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये बाकी राज्यों के लिए एक अच्छा मॉडल हो सकता है, सीखने लायक है। खासकर दक्षिणी राज्यों के लिए। तो कुल मिला के देखें तो भारत में एमएमआर कम करने में काफी अच्छी प्रगति की है, इसमें कोई शक नहीं। जी। लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। जी हाँ। राज्यों के बीच ये जो भारी अंतर है, ये एक बड़ी चिंता है। और वो जो 3 देरी की बात थी, उन्हें खत्म करना। हाँ, और स्वास्थ्य केंद्रों पर, खासकर एफआरयूज में स्पेशलिस्ट केयर की गारंटी देना बहुत जरूरी है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबको सोचना चाहिए, क्या सिर्फ हेल्थ सिस्टम को सुधारना काफी है? या फिर मातृ स्वास्थ्य को सच में बेहतर बनाने के लिए हमें सामाजिक और आर्थिक चीजों पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, जैसे लड़कियों की शिक्षा, उनका पोषण, समाज में उनकी बराबरी? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, अगर इच्छा शक्ति हो, प्रतिबद्धता हो, तो ये जो मौतें हैं जिन्हें रोका जा सकता है, उन्हें लगभग 0 पर लाना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे हस्तक्षेप संभव हैं।